हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं जीएसटी चैप्टर नंबर, आज हम थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं। फटाफट से आप लोग रिप्लाई कर दीजिए आई एम ऑडिबल। अगर ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, अदरवाइज थम्स अप भेज दीजिए। चैप्टर नंबर थर्ड जो है वो लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी बोल सकते हैं, चार्ज्ड ऑन जीएसटी बोल सकते हैं। तो ये चैप्टर जो है इसको आज हम कर रहे हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ओके, चलिए, थैंक यू, एवरीथिंग इज ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी लगना और उसको कलेक्ट करना। ठीक है, मीनिंग देखिए, लेवी ऑफ टैक्स, लेवी ऑफ जीएसटी या टैक्स मींस इम्पोजिशन और चार्जिंग ऑफ टैक्स बाय लॉ। जो लॉ है हमारा, जो कानून है, जीएसटी एक्ट है, वो चार्ज करेगा टैक्स, तो इसको बोलते हैं लेवी ऑफ टैक्स। जैसे इन जीएसटी टैक्स इज लेविड। जीएसटी के अंदर टैक्स कब लगता है? जीएसटी के अंदर लास्ट चैप्टर नंबर सेकंड में हमने पढ़ा था, जीएसटी के अंदर टैक्स लगता है जब टैक्सेबल इवेंट अक्कर होता है। और वो टैक्सेबल इवेंट जीएसटी में कब लगता है? जब हम करते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो इन जीएसटी टैक्सेबल इवेंट कौन सा है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और उस टैक्सेबल इवेंट के अंदर जब सप्लाई की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसको हम टैक्सेबल इवेंट मानकर जीएसटी लगाते हैं। ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था अच्छे से। अभी देखते हैं, ये तो हो गया लेवी। तो टैक्स लेवी कब होगा? जब सप्लाई होगी गुड्स या सर्विसेज की, क्योंकि जब सप्लाई होती है गुड्स एंड सर्विसेज की तो हम उसको बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट और जीएसटी लगा देते हैं। दैट इज लेवी ऑफ टैक्स। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन का मीनिंग क्या है? तो कलेक्शन मीनिंग है द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग टैक्स फ्रॉम टैक्स पेयर। वो प्रोसेस जिससे हम टैक्स पेयर से जीएसटी को क्या करते हैं? रिकवर करते हैं एंड डिपॉजिट करवाते हैं गवर्नमेंट को। सिंपल एग्जांपल देखिए, ए ने गुड सेल किया बी को। तो ए ने गुड सेल किया बी को, कितने रुपए का? 1 लाख रुपीज का। लेकिन उस पे जीएसटी भी लगता है, क्योंकि गुड सेल कर रहा है तो सप्लाई हो रही है, तो यहां पर इवेंट आ गया और इस इवेंट टैक्सेबल इवेंट पर जीएसटी लगेगा। मान लेते हैं जीएसटी जो है वो 18% लगता है, 18% लगता है। तो 18% अगर हम जीएसटी लगाएं तो हो गया 18,000 रुपए 1 लाख का। तो टोटल कितने हो गए? 1,18,000 रुपए। तो गुड्स तो सेल हो गया, गुड्स जो है उसकी सप्लाई ए से बी पे हो गई, क्योंकि ये सेलर है और ये हो गया आपका बायर। ठीक है, अब बी क्या करेगा? ये 1,18,000 रुपए किसको देगा? ये देगा ए को। अब ए के पास में कितने आएंगे? 1,18,000 रुपीज। इसमें से ए क्या करेगा? 1 लाख रुपए खुद के पास में रख लेगा और 18,000 कहां जमा कराएगा? गवर्नमेंट को। 18,000 वहां जमा करा देगा। तो यहां पर क्या हुआ? सबसे पहले जो सेलर है ना, जो सप्लायर है, उसने सामने वाले बायर से टैक्स कलेक्ट किया, रिकवर किया, कलेक्ट भी नहीं, रिकवर किया, और उसके बाद उसको गवर्नमेंट के पास में क्या कराया? डिपॉजिट कराया। तो इसी को बोलते हैं हम कलेक्शन ऑफ टैक्स या कलेक्शन ऑफ जीएसटी। सो व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ जीएसटी? कलेक्शन मींस द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग टैक्स फ्रॉम टैक्स पेयर। ये है टैक्स पेयर, ये टैक्स पेयर नहीं है। जो कंज्यूमर होता है जीएसटी के अंदर, टैक्स पेयर कौन होता है? जो कंज्यूमर होता है। तो कंज्यूमर ने टैक्स पे कर दिया और सेलर ने उस टैक्स को रिकवर करके गवर्नमेंट को क्या करा दिया? जमा करा दिया। ओके जी, ठीक। तो देखिए, ए कलेक्ट्स 18,000 फ्रॉम बी। ए ने 18,000 रुपए बी से कलेक्ट किए एंड डिपॉजिट किसको करा दिया? गवर्नमेंट को। दैट इज द कलेक्शन ऑफ टैक्स। ओके जी। सो लेवी का मतलब क्या हो गया? चार्जिंग जीएसटी, जीएसटी लगाना। और वो कब लगता है? ऑन इवेंट पर, टैक्सेबल इवेंट पर। और जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट कौन सा होता है हमारा? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और कलेक्शन का मतलब क्या होता है? पेमेंट करना गवर्नमेंट को, है ना, रिकवर करके पेमेंट करना किसको? गवर्नमेंट को। ओके, आइए अब हम समझते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो हमारे इस जीएसटी एक्ट को आगे बढ़ाएगी, इस जीएसटी वाले सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएगी। दैट इज टाइप्स ऑफ जीएसटी बेस्ड ऑन सप्लाई। क्योंकि जीएसटी लगता है सप्लाई के बेसिस पर, और सप्लाई के बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं कि हमारा जो टैक्स है जीएसटी, उसकी क्या क्या टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई की बेसिस पे देखें तो टैक्स हमारे यहां पर मोटा मोटी दो तरह के हैं। एक है इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब देखो, इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब क्या हो गया? सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर द सेम स्टेट। इंट्रा, अंदर ही, राजस्थान के अंदर, राजधानी की स्टेट है, उसके अंदर ही गुड्स की सप्लाई हो रही है और प्लेस भी राजस्थानी है। यानी कि जैसे जयपुर में बैठा हुआ एक सेलर जोधपुर में बैठे हुए एक बायर को गुड्स बेच रहा है।
तो जयपुर और जोधपुर दोनों ही सिटी किस स्टेट में आती है? ये आती है हमारे राजस्थान के अंदर। तब ये क्या हो गया? ये हो गया इंट्रा स्टेट सप्लाई। और इंट्रा स्टेट सप्लाई पे जो टैक्स लगेगा वो दो तरह का लगेगा। एक लगेगा आपका सीजीएसटी। सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यहां पर है एसजीएसटी। एसजीएसटी में जीएसटी तो वही गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक्स का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो एक ही स्टेट के अंदर, एक ही राज्य के अंदर जब किसी गुड्स की सप्लाई होती है तो उस केस के अंदर उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई मानेंगे और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाएगा, जीएसटी लगाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट भी जीएसटी लगाएगा, और दोनों बराबर लगाएंगे। जैसे अगर टैक्स टोटल जीएसटी है 12%, तो 6% सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा और 6% स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, राजस्थान गवर्नमेंट लगाएगी। तो यहां पर जो सीजीएसटी है वो 6% होगा और एसजीएसटी भी 6% लगेगा। ये का ये अगर टोटल जीएसटी लग रहा है इंट्रा स्टेट सप्लाई पर, यानी कि एक राज्य के अंदर जो खरीद और बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है उस पर जो टैक्स लगेगा वो अगर 18% है तो 9% सीजीएसटी होगा और 9% एसजीएसटी होगा। आप अपने स्टेट में जाके कुछ भी खरीदना और उसका बिल मांगना, अगर वो चीज टैक्सेबल है तो आप देखेंगे वहां पर जो टोटल टैक्स लगा है उसका आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को गया, आधा स्टेट गवर्नमेंट को गया। ओके जी, ठीक। सो यहां एग्जांपल भी दिया हुआ, ए जो है वो सेलर है, बी जो है वो बायर है, और ए गुड सेल कर रहा है बी को। ए भी दिल्ली में है और बी भी दिल्ली में है। तो यहां पर सप्लायर कहां है? दिल्ली में। और गुड सप्लाई का स्थान भी कहां है? दिल्ली के अंदर। तो ये हो गया इंट्रा स्टेट सप्लाई। इस केस के अंदर जैसे वैल्यू जो है वो टोटल 1 लाख रुपीस की है और उस पर टोटल टैक्स कितना है? उस पर टोटल टैक्स लगा रहा 18%। उस 18 में से 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगा, तो 1 लाख का 9% 9,000 रुपए, और 9% किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास, दिल्ली गवर्नमेंट के पास में, तो हो गया 9,000 रुपए। तो टोटल कितना हो गया? 18,000 रुपए टैक्स लग गया। 1 लाख का 18% करो, 18,000 ही होगा। लेकिन ये जो 9,000 रुपए ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के कलेक्शन में जाएंगे, और ये 9,000 रुपए दिल्ली गवर्नमेंट के कलेक्शन में जाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार को भी तो अपने खर्चे चलाने हैं, तो वहीं से टैक्स आएगा, उसकी कमाई रेवेन्यू यहीं से होती है। ओके जी, ठीक। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई, सॉरी इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई जो हमने पढ़ा ना, इसमें सप्लायर और प्लेस जो है सप्लाई का वो दोनों ही सेम स्टेट में होता है। लेकिन जो इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई के अंदर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों ही डिफरेंट स्टेट के अंदर होता है, तो इसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। और इस पे हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगता है, यहां पर लगता है हमारा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया हुआ है, आईजीएसटी की फुल फॉर्म मैंने बता दी, एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे ए जो है वो सेलर है, वो दिल्ली में बैठा है, और बी जो है वो बायर है और वो हरियाणा में बैठा है। तो दिल्ली में बैठे हुए सेलर ने हरियाणा में बैठे हुए बायर को गुड सेल किया। तो यहां पर आप देखिए जो सप्लाई का स्थान है वो भी अलग है, हरियाणा में जाके दिल्ली से सप्लाई हो रही है, और जो परचेज करने वाला है वो कहाँ है? वो हरियाणा में बैठा है। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई और सप्लायर दोनों ही अलग है, तो इस केस के अंदर इसको इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। दो राज्यों के बीच में जब भी माल खरीदा या बेचा जाता है, दो राज्यों के बीच में, मतलब दिल्ली में बैठा हुआ कोई बिजनेसमैन है और हरियाणा में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, और दोनों आपस में खरीदना और बेचना करते हैं, तो इसको इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। जैसे वैल्यू है यहाँ पर 1 लाख रुपए की सेल्स की वैल्यू है, तो उस पर 18% टैक्स कितना हो गया? 18,000 रुपए। तो इसको सेंट्रल और स्टेट दोनों में 9% नहीं बांटेंगे, पूरा का पूरा आईजीएसटी होगा और ये 18% लगेगा, और ये पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को यहां पर कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके जी, ठीक। अब यहां पर ये जो चीज बता रहा हूं स्पेशल केसेस, ये ध्यान रखना, हमेशा अच्छे से ध्यान रखना। इंपोर्ट जो होता है ना उसको ऑलवेज इंटर स्टेट मानेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे, और इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे तो यहां पर क्या लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। इंपोर्ट मतलब आप फॉरेन से कुछ गुड्स परचेज कर रहे हो इंडिया में बैठे हुए, आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसको भी इंटर स्टेट मान के उसके ऊपर भी आईजीएसटी लगेगा। अगर आप सप्लाई कर रहे हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, ऐसी जेड बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाती है गवर्नमेंट, हर पूरी दुनिया में ये ऐसी जेड बने हुए होते हैं, जैसे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसी जेड बने हुए थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया के किसी भी एरिया में हो सकते हैं, है ना, किसी भी राज्य में हो सकते हैं, और ये जो ऐसी जेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं ना, ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। ये ऐसे स्थानों पर या ऐसी जगहों पर या ऐसी सिटी पर या ऐसे एरिया में बनाए जाते हैं जहां पर डेवलपमेंट बहुत कम होता है,
और गवर्नमेंट चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि वहां पर डेवलपमेंट हो, वहां पर इकोनॉमी बूस्ट हो। तो इसके लिए वो क्या करती है, बहुत सारी फैक्ट्रीज या बिजनेसमैन जो होते हैं, कंपनीज होती है, उनको बोलती है कि अगर आप ऐसी जेड में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप अपना फैक्ट्री लगाते हैं, तो आपको बहुत सारी छूट देगी गवर्नमेंट, बहुत सारी सब्सिडी देगी। तो अगर फॉर एग्जाम्पल के राजस्थान के एक जैसलमेर जो है, उसके वहां पर बहुत सारा रेगिस्तान है, तो वहां पर डेजर्ट के अंदर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया फॉर एग्जाम्पल के लिए, और अब वहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बना हुआ है, वहां से गुड्स बेचा जा रहा है राजस्थान के अंदर ही, तो इसको इंट्रा स्टेट नहीं मानेंगे, इसको इंटर स्टेट मानेंगे। ये ध्यान रखना। ओके, ठीक। तो ये तीन चीजें आप ध्यान रखना, इसमें इंटर स्टेट माना जाता है। अब कुछ डेफिनेशन है जो मैं आपको करवा देता हूं, जिसमें सबसे फर्स्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन जो है वो है एग्रीगेट टर्नओवर की। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब सेल से है ना, जो आप सेल बेच रहे हैं, मतलब गुड्स बेच रहे हैं, टोटल आपकी सेल्स हो गई, या आपकी ग्रॉस सेल्स बोल सकते हैं इसको, या टोटल आपने जो सर्विसेज सेल करी है वो। इसके अंदर जब एग्रीगेट टर्नओवर की बात करते हैं, तो एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर आप केवल और केवल टैक्सेबल सप्लाई जो है, टैक्सेबल सेल्स जो है वो नहीं लेंगे, इसमें जो एग्जम्प्ट सेल्स है उसको भी शामिल करेंगे, एक्सपोर्ट जो की है उसको भी शामिल करेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई जो है उसको भी शामिल करेंगे, जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसमें से फिर डिडक्शन वगैरह होके एग्जम्प्ट सेल वगैरह की, उसके बाद जो बचेगा उस पर जीएसटी लगता है। नीचे एग्जाम्पल है, टेंशन मत लो, ये रहा। फॉर एग्जाम्पल के लिए सेल्स हुई आपकी 10 लाख रुपए की, एक्सपोर्ट हुआ आपका 5 लाख रुपए का, मतलब फॉरेन में आपने एक्सपोर्ट किया है, एग्जम्प्ट जो सेल्स है वो 2 लाख रुपए की, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा एग्जम्प्ट सेल्स का मतलब। तो टोटल आपका एग्रीगेट सेल कितना हो गया, 10 और 5 15 और 2 कितना हो गया 17, तो 17 लाख रुपए आपकी एग्रीगेट टर्नओवर या सेल्स है। ओके जी, ठीक है। अब एग्जम्प्ट सेल्स क्या होती है, देखो यही ना एग्जम्प्ट सेल्स या एग्जम्प्ट सप्लाई, सप्लाई ऑन विच जीएसटी इज नॉट चार्ज, यानी कि इस 2 लाख रुपए पे जीएसटी नहीं लगेगा, तो जीएसटी कितने पे लगेगा, 10 और 5 17 पर। ठीक है जी। सो एग्जम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या हो गया, जिस वो सेल्स या वो सर्विसेज या वो सप्लाई जिस पे जीएसटी नहीं लगता है। देखो सेल्स ना बोल के सप्लाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि सप्लाई जब हम बोलते हैं तो गुड्स सर्विस सब आ जाता है उसके अंदर। ओके, तो एग्जम्प्ट जो सप्लाई होती है वो हमेशा निल रेटेड होती है, मतलब उसमें जीरो टैक्स लगता है, या फुली एग्जम्प्ट होती है, या नॉन टैक्सेबल होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड कराती है उस पे जीएसटी नहीं लगता है, निल रेट, जीरो रेट पे लगता है। एल्कोहल जो है वो नॉन टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल मतलब उसको दूसरे तरीके के स्टेट के टैक्स लगते हैं, लेकिन उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, अल्कोहल के ऊपर नहीं लगता है, दारू के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। ओके, दूसरे तरीके के टैक्सेस लगते हैं, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और बहुत हेवी टैक्स लगाती है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स। ये क्या होता है, सप्लाई थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स। जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, है ना, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, जहां से गुड्स बेचा जाता है, सप्लाई की जाती है, सर्विसेज की भी सप्लाई की जाती है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स। जैसे अगर आपने हमारा जीएसटी का कोर्स परचेज कर रखा है, और आप परचेज कर रखा है तभी पढ़ रहे हैं आप, तो आपने जो जीएसटी का ये कोर्स परचेज कर रखा है, तो आपको जो मैंने सर्विस दी है वो कैसी दी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू दी है, ई कॉमर्स के थ्रू दी है, और मैं एक तरह का ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया। प्लेटफॉर्म मैनेजिंग सप्लाई, जैसे अमेजन जो होते हैं ना, वहां पर प्रोडक्ट भी शो होते हैं, पेमेंट भी कलेक्ट किया जाता है, और फिर जो सेलर होते हैं उनको पे भी किया जाता है, यानी कि सारे प्रोडक्ट अमेजन खुद हो जो है ना खरीद के नहीं बेचता है, वहां पर बहुत सारे सेलर भी अपने प्रोडक्ट शो करते हैं, अमेजन उनको ऑर्डर देता है, वो ऑर्डर फिल कर देते हैं, उसके बाद अमेजन पेमेंट कलेक्ट करके सेलर को पे कर देता है अपना कमीशन काट के। तो ये आपका हो गया ई कॉमर्स ऑपरेटर्स बोलते हैं, ईसीओ बोलते हैं इनको। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, और इसको हम डिटेल में भी समझेंगे, दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम। आरसीएम से पहले हम रिवर्स करने से पहले एक बार राइट करके देखते हैं कि जो जीएसटी है उसमें होता क्या है, फिर मैं आपको रिवर्स बताता हूं। देखो जीएसटी में क्या होता है, जैसे ये है मिस्टर ए, ये आपको बता चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं ताकि मैं ये समझा पाऊं। ये है मिस्टर ए, मिस्टर ए ने गुड सेल किया मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी क्या करेगा, इसको पेमेंट करेगा, और इस पेमेंट के अंदर जो सेल प्राइस होगी वो तो होगी होगी, और जीएसटी भी होगा। मान लेते हैं 10,000 रुपए का सेल प्राइस है, और उसके ऊपर 1800 रुपए का जीएसटी है, टोटल 11,800 रुपए मिस्टर बी ने इसको पे कर दिए सेलर को। ये बायर है आपका और ये सेलर है, इसने प्रोडक्ट सेल किया है। तो जो सप्लायर होता है, ये सप्लायर हो गया,
जो सप्लायर होता है वो क्या करता है, जीएसटी कलेक्ट करता है किससे, रिसिपिएंट से। ये कौन है, देखो ये ध्यान समझना, ये है आपका सप्लायर, ओके, और ये क्या है, रिसिपिएंट, यानी कि जो गुड्स को क्या करता है, रिसीव करता है, ओके। गुड्स रिसीव किसने किया है, ये देखो गुड्स बेचा ना, तो ये रिसिपिएंट हो गया, और ये कौन हो गया, सप्लाई, क्यों, इसने गुड्स सप्लाई किया। सप्लायर का काम क्या होता है, जो रिसिपिएंट है, जिसको गुड्स मिला है या सर्विस जिसने ली है, जो कंज्यूमर है, उससे जीएसटी कलेक्ट करके किसको जमा कराता है, गवर्नमेंट को। ये आगे 1800 रुपए गवर्नमेंट को जमा करा देगा, यही होता है जीएसटी के अंदर। लेकिन जब एक जीएसटी के अंदर कॉन्सेप्ट है दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसमें क्या है, जो सप्लायर है ना, वो गवर्नमेंट को जीएसटी जमा नहीं कराएगा। अगर मैं आरसीएम की बात करूं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर आ जाऊं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ऊपर आ जाऊं, तो ये नहीं होगा। फिर तो क्या होगा सर, मैं बताता हूं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा, जो सप्लायर है, जो गुड्स को सप्लाई कर रहा है, मान लेते गुड्स या सर्विस इसने सप्लाई कर दी, गुड्स दे दिया या सर्विस, ठीक है, और ये है आपका रिसिपिएंट जो गुड्स या सर्विस ले रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप रिसिपिएंट हो गए, आप, मैं सप्लायर हो गया, आप रिसिपिएंट हो गए। तो यहां पर जो रिसिपिएंट है ना, ये इसको सप्लायर को जीएसटी पे नहीं करेगा, इसको तो केवल गुड्स एंड सर्विस की जो सेलिंग प्राइस है या फी है वो पे कर देगा 10,000। रिसिपिएंट इस केस के अंदर, आरसीएम के अंदर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा, जो ये रिसिपिएंट है ये जीएसटी गवर्नमेंट को जमा कराएगा, 1800 रुपए ये खुद जाके जमा कराएगा गवर्नमेंट को। तो इसलिए इसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोला है। तो देखिए, जब सप्लायर जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा रहा है तो नॉर्मल हो गया, लेकिन जब रिसिपिएंट, रिसिपिएंट कौन हो गया, जो गुड्स या सर्विस को रिसीव कर रहा है, रिसिपिएंट यानी कि बायर, कंज्यूमर, वो अगर जिसने सर्विस ली है, अगर उसको बोला जाए कि तुमको टैक्स जमा कराना है, ना कि तुमको सप्लायर को पे करना है, तुमको गवर्नमेंट को जमा कराना, दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड जो सर्विसेज है उसमें होता है, हर जगह नहीं होता, हर जगह तो नॉर्मल चलेगा हमारा, ठीक है। सो टैक्स पेड बाय रिसिपिएंट इंस्टेड ऑफ सप्लायर, सप्लायर की जगह रिसिपिएंट अगर टैक्स पे कर रहा है गवर्नमेंट को, दैट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कंपनी हायर लॉयर, कंपनी ने लॉयर हायर किया, तो कंपनी क्या होगी, रिसिपिएंट हो गई, क्योंकि लॉयर की सर्विसेज कंपनी ले रही है, लॉयर सर्विस, लॉयर जो है कंपनी के बिहाफ पर उसका केस लड़ेगा, तो कंपनी जो है वो लॉयर की सर्विसेज ले रही है। तो यहां पर सप्लायर कौन है, लॉयर है, और रिसिपिएंट सर्विसेज का कौन है, गुड्स का कौन है या सर्विसेज का कौन है, वो है कंपनी। तो उस हिसाब से लॉयर को जीएसटी जमा कराना चाहिए ना गवर्नमेंट को, कंपनी से अपनी फीस और जीएसटी लेके लॉयर को जीएसटी जमा कराना चाहिए, किसको, गवर्नमेंट को। बट यहां पर इस केस के अंदर आरसीएम लगता है, यानी कि इस केस के अंदर जो लॉयर है ना, वो केवल फीस लेगा अपनी, जो उस फीस के ऊपर जीएसटी लग रहा है वो कंपनी खुद जमा कराएगी गवर्नमेंट, दैट इज आरसीएम। लॉयर डजंट पे जीएसटी, कंपनी पे जीएसटी, ओके जी, ठीक। तो रिसिपिएंट खुद जब जमा कराता है उस केस में आरसीएम होता है। इंटरस्टेट सप्लाई तो हम अच्छे से समझ ही चुके हैं, इंटरस्टेट सप्लाई भी हम अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। लेवी ऑफ जीएसटी के अंदर देखो, जीएसटी लेविड ऑन ऑल इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई हो उन सब पे जीएसटी लगता है। नो जीएसटी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट करंटली, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी नहीं लगता है। आरसीएम फॉर स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज, जो अभी मैंने आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बताया, सेक्शन नंबर 9 बोलता है कि आरसीएम जो है ना सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे नहीं लगता है, लिमिटेड या स्पेसिफिक जो गुड्स एंड सर्विसेज है आगे हम पढ़ेंगे उस पे आरसीएम लगता है। आरसीएम फॉर अनरजिस्टर्ड सप्लायर, आरसीएम जो है अनरजिस्टर्ड सप्लायर के लिए, और ईसीओ जो हमने पढ़ा था ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होते हैं वो जीएसटी पे करेंगे, ओके। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मैंने आपको भी अच्छा से पढ़ाया, फुल कॉन्सेप्ट यहां आ रहा है। जो नॉर्मली सप्लायर जो है वो पे करता है जीएसटी, यानी कि सेलर, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर, ओके। बट अंडर आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रिसिपिएंट जो है वो जीएसटी पे करता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। वाई आरसीएम, आरसीएम क्यों करते हैं भाई, उल्टा क्यों किया है, टू इंश्योर टैक्स कलेक्शन टू कवर ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं उनको कवर करने के लिए। अब यार लॉयर फीस लेगा, उसके ऊपर वो जीएसटी जमा कराएगा, ये अनऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ओके। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए फिर कंपनी को बोला गया भाई कंपनी तुमने लॉयर को फीस पे करी है, तुम उस एक्सपेंस को दिखाओगे अपने पीएनएल अकाउंट में, तो उसके ऊपर तुम ही जीएसटी जमा करा दो, ओके, लॉयर को मत दो।
डायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट टैक्स हो गया, यही तरीके से आरसीएम को हम बोल सकते हैं। ओके, वैसे जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन आरसीएम के केस में देखें तो डायरेक्ट टैक्स ही हो गया। ठीक, ओके। टाइप्स ऑफ आरसीएम कहां कहां हो सकता है? तो सेक्शन नंबर 9(3) बोलता है कुछ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज में आरसीएम होता है, हर जगह नहीं होता है। अनरजिस्टर्ड सप्लायर के केस में होता है, जैसे लॉयर्स जो होते हैं वो अनरजिस्टर्ड होते हैं, वो जीएसटी में जाके कोई अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं कि भाई मैं लॉयर हूं। सर्विस अंडर आरसीएम में क्या क्या सर्विसेज शामिल होती है? जैसे लीगल सर्विसेज जो लॉयर वगैरह की हो गई, ये आरसीएम के अंडर आती है। इसमें रिसिपिएंट जो है वो जीएसटी जमा कराएगा। जीटीए यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट जो एजेंसीज होती है वो जो ट्रांसपोर्ट सर्विस लेती है देती है तो उस समय आरसीएम लगता है। डायरेक्टर की जो सर्विसेज होती है, डायरेक्टर कंपनी को सर्विस देता है, इसके बदले में जो उसकी फीस होती है उस पर भी जो है आरसीएम लगेगा। स्पॉन्सरशिप के केस में आरसीएम लगता है। गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज होती है, जैसे गवर्नमेंट ने रेंट दिया बिल्डिंग पर, तो उस केस में गवर्नमेंट रेंट शॉप जो है उस पर भी आरसीएम लगेगा। बिजनेस पे जीएसटी करेगा। गवर्नमेंट को रेंट जो रिसीव होगा उस पर वो जीएसटी गवर्नमेंट पे नहीं करेगी। इंश्योरेंस एजेंट के केस में भी हो जाए, एजेंट करता है कमाई कमीशन की, बट उस केस में कंपनी जो है कमीशन जैसे 50,000 रुपीज का है, एजेंट ने अर्न किया और एजेंट ने सर्विस किसको दी? कंपनी को दी, कंपनी जीएसटी पे करेगी। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो जीएसटी पे करेगी। ओके, तो ये इन किन केसेस में आरसीएम लगता है? सिक्योरिटी सर्विसेज के केसेस में, सिक्योरिटी गार्ड के मामले में भी आरसीएम लगेगा, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड है। सिक्योरिटी गार्ड कहां से रजिस्ट्रेशन करेगा कि मैं तुमको सिक्योरिटी की सर्विस दे रहा हूं, तुम जो है मुझे जो फी भी पे कर दो और जीएसटी भी पे कर दो, मैं जीएसटी को गवर्नमेंट को दे दूंगा? नहीं, अनऑर्गेनाइज्ड हो गया। तो कुछ केसेस जो मैंने आपको बताए हैं, इन अनऑर्गेनाइज केसेस या अनरजिस्टर्ड जो केसेस होते हैं, इनके अंदर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाता है। कंपनी को जीएसटी पे करना पड़ता है, रिसिपिएंट को जीएसटी पे करना पड़ता है, न कि सप्लायर को। ओके, ई कॉमर्स ऑपरेटर मैं आपको डिटेल में पढ़ा ही चुका हूं। प्लेटफॉर्म फैसिलिटिंग सर्विसेज, जैसे कि उनके पास कस्टमर ऑर्डर होते हैं, सेल्स ऑर्डर होते हैं, अमेजन हो गया आपका। स्पेशल रूल है कुछ इस ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, वो क्या है कि ईसीओ जो है वो जीएसटी पे करेंगे। जैसे ओला और उबर के केस में, ओयो होटल के केस में, अर्बन क्लब्स के केसेस में जो ईसीओ होते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो जीएसटी पे करते हैं। ये कुछ केसेस हैं, सिंपल ही है। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमारा, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। यस, जो गुड्स है ना उसका क्लासिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम बता पाएंगे कि इस टाइप के गुड्स पर इतना % टैक्स लगेगा, इस टाइप की गुड्स पर 0% टैक्स लगेगा, इसमें 6% लगेगा, इस पे 12% लगेगा, इस पे 18 लगेगा, इस पे 28 लगेगा। तो वो गुड्स का क्लासिफिकेशन जो है वो HSN के द्वारा किया जाता है। अब आप बोलोगे व्हाट इज द HSN? HSN जो एक सिस्टम है जो गुड्स को क्लासिफाई करता है, और HSN के अंदर जो है जीएसटी के अंदर HSN का जो फुल फॉर्म है दैट इज हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, गजब नाम है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे लग रहा है ये किसी में, कोई दूसरी लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये क्या है? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इट इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड 6 डिजिट और अप टू 8 डिजिट इन इंडिया। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड 6 डिजिट कोड है जो हर एक गुड्स को दिए जाते हैं, और ये इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं। इंडिया के अंदर ये 6 डिजिट को 8 डिजिट तक बढ़ा दिया गया है। ये न्यूमेरिकल कोडिंग सिस्टम है जो डेवलप किया गया है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, WCO द्वारा, टू क्लासिफाई ओवर 5,000 प्रोडक्ट फॉर टैक्सेशन, ताकि यूनिफॉर्मिटी आ सके। 5,000 जो गुड्स है उनको क्लासिफाई करके कोड दे दिया गया है, और उस बेसिस पर फिर टैक्सेशन किया जाता है, उनकी टैक्स रेट तय की जाती है, ताकि यूनिफॉर्म गुड्स आ सके, क्लासिफिकेशन अच्छे से हो सके, और इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी अच्छे से हो सके। तो जीएसटी भी जो है HSN को फॉलो करता है गुड्स को क्लासिफाई करने के लिए। जैसे मोबाइल है तो उसका HSN कोड दिया गया, और उसके बेसिस पर जीएसटी रेट आपको मिल जाए। तो सर ये तो गुड्स के मामले में हो गया, अगर सर्विसेज हो तो क्या होगा? तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज देख लो, जिसको हम SAC के द्वारा, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज किसके द्वारा की जाती है? SAC द्वारा। SAC क्या है? SAC जो है वो है सर्विस अकाउंटिंग कोड। दीज आर यूनिक 6 डिजिट कोड डेवलप्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जिसको CBIC बोला गया है। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBIC? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इन्होंने एक सर्विस अकाउंटिंग कोड नाम से 6 डिजिट के यूनिट कोड्स बनाए गए हैं जो अलग अलग सर्विसेज को दिए गए हैं, और उस बेसिस पर सर्विसेज को क्लासिफाई किया है, आइडेंटिफाई किया गया है, और उस हिसाब से फिर जीएसटी रेट उनको दी गई है।
तो अगर फॉर एग्जांपल के लिए आपको कंसल्टेंसी की के ऊपर कितना जीएसटी लगना है वो पता करना है, तो एसएससी में कंसल्टेंसी का कोड दिया गया है, वहां से आपको जीएसटी मिल जाएगा भाई, 18% जीएसटी लगेगा। ओके जी, ठीक। इंडिया के अंदर जो हमारे जीएसटी रेट्स हैं वो एसेंशियल गुड्स है, जो जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है, उन पे 5% है, स्टैंडर्ड गुड्स पर 12% है, मोस्ट सर्विसेज पर 18% है, और लग्जरियस गुड्स पर 28%। लग्जरियस मतलब जो आरामदायक है ना, मजेदार जो चीजें हैं, जो मतलब जरूरी नहीं है, लग्जरीज जो लाइफ जीने के लिए गुड्स होते हैं। जैसे कार पहले 28% में आता था, उन सबको 18% में ला दिया गया, जो छोटी कारें होती हैं, सब 4 मीटर है ना, तो उस वजह से 10% जीएसटी कम हो गया था, जिसकी वजह से कार की सेल्स बहुत बढ़ गई थी इंडिया के अंदर पिछले कुछ टाइम पीरियड में, और अभी भी 18% है। ओके जी, सो ये हुआ हमारा जीएसटी रेट्स जो एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो फटाफट से थम्स अप भेज दीजिए, कुछ पूछना है तो फटाफट से आप बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।